हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एलएलपी 2008। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें इंट्रो दिया हुआ है कि कब आया, कैसे आई, हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली जंप करते हैं कि एलएलपी एप्लीकेबल कहाँ होता है। ऑल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। उसके अंदर 4 शेड्यूल्स होते हैं। जो पहला शेड्यूल है अपना, वो है अपना राइट्स एंड ड्यूटीज का। जो दूसरा शेड्यूल है अपना, वो है अपना कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। एंड थर्ड शेड्यूल जो है अपना, वो प्राइवेट कंपनी को अगर हमें एलएलपी को कन्वर्ट करवाना हो तो क्या प्रोविजंस होंगे। एंड फोर्थ शेड्यूल किसका है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर हमें एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोविजन होगा। और एलएलपी में एक और बेनिफिट है कि हम मेंबर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि जिस भी तरह से चाहे वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को फ्लेक्सिबली मोल्ड कर सकते हैं। मीनिंग क्या है, अब मीनिंग देखो क्या है। जो एलएलपी है ना, वो एक लीगल बिजनेस एंटिटी है जिसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है और बिजनेस चलाने के एक अल्टरनेटिव वे ऑफ व्हीकल होता है। कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है इसमें। मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और इसको ना हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। हाइब्रिड सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा आपको। एलएलपी के अंदर कुछ फीचर्स हमारे पार्टनरशिप के होते हैं और कुछ फीचर्स हमारे कंपनीज के होते हैं, इसलिए इसको बोला गया इट इज द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। अब सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है अपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कोई भी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है कॉल्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट। और क्या इंक्लूड होगा उसमें, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी और फॉरेन कंपनी भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। बट कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जबकि अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सीजी ने स्पेसिफाई कर रखा है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझो क्या है। जनरली फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च होता है। ओके, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। बट अगर हमारी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इंकॉर्पोरेट हुई हो और या पहले इंकॉर्पोरेट हुई हो, अगर पहले इंकॉर्पोरेट हुई हो तो जस्ट कमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उस पर उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। बट अगर 30/9 के बाद अगर वो इंकॉर्पोरेट हुई है तो जो नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर आएगा ना, उस पर उसका एफवाई एंड होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एलएलपी हमारी इंकॉर्पोरेट हुई है, लेट्स से आप ले लो 15/9/2023 को। ओके, अब 30 अप्रैल से पहले है तो जो इसका एफवाई चलेगा ना, वो चलेगा 23-24, पूरे 12 महीने का। मतलब जितना भी शुरू है 15/9 से लेके 30, नोट 30, 31, 3, 24 तक। गॉट इट। बट अगर यहीं पे जो हमारी एलएलपी है वो इंकॉर्पोरेट हुई हो, लेट्स से अपना 15/10/23 में। ओके, तो जस्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है ना, कौन सा जस्ट वाला 24, इस पे एंड नहीं होगा, इसका एंड होगा 31/3/25 पे, यहां से लेके यहां तक। तो इस चीज का आपको ध्यान से समझना है कि एलएलपी की केस में फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है। गॉट इट। उसके बाद हम आते हैं स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी का क्या मतलब है, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा ना हो और जिसके टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा ना हो। दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल एलएलपी। पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स वो जो कलेक्टिवली फर्म को आगे बढ़ाते हैं। और पार्टनर्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे अनसाउंड माइंड का वो नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और साथ में ही इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर भी उसके ऊपर पास नहीं होना चाहिए। अब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ओके, अब एक चीज सुनना, क्या बात है इसमें, अगर कभी भी मेंबर्स 2 से कम हो गए तो उनको 6 महीने सरवाइव करना पड़ेगा। नोट पड़ेगा, 6 महीने का टाइम उनको दिया जाएगा कि आप अपनी लिमिट एनहेंस अप टू 2 कर लीजिए। और अगर 6 महीने तक उन्होंने कोई और पार्टनर ऐड नहीं किया तो आफ्टर दो 6 मंथ जो एक सिंगल पार्टनर है ना, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। बेशक से वो एलएलपी में है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में है, बट अगर 6 महीने तक वो सिंगल पार्टनर बन के एलएलपी को चलाता है तो 6 मंथ के बाद जो भी एक्ट होंगे उनके लिए वो अनलिमिटेडली लाइबल रहेगा। डीपीस क्या होते हैं, डीपीस हमारे होते हैं जो रूल्स रेगुलेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम संभालते हैं। एटलीस्ट 2 डीपी होने चाहिए। ओके, और उनमें से एक हमारा रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब बात सुनो, जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं। ध्यान से सुनना ये बात, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन डीपी नहीं हो सकता, बट पार्टनर तो आर्टिफिशियल हो सकता है। मान लो सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं,
आर्टिफिशियल पर्सन है तो डीपी किसको बनाए, तो जो बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनीज है ना, डायरेक्टर्स है, उनको हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा। ओके। और डीपी रेजिडेंट के लिए क्या लिमिट है कि एटलीस्ट 120 डेज वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहना चाहिए। अब एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट होती है, वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट एक चीज ध्यान से सुनना इसमें जो अलग है कि इसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। एक पार्टनर के काम से दूसरा पार्टनर बाइंड बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके। बट फर्म लाइबल होती है एलएलपी। एलएलपी एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि हम म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास में क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसको क्यों बोला, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस से क्रिएट की जाती है। कॉमन सील, कॉमन सील होना जरूरी नहीं है, अगर एलपी चाह रही है तो वो कॉमन सील अपनी रख भी सकती है। ओके। लिमिटेड लायबिलिटी, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मैनेजमेंट कौन संभालता है, सिर्फ डीपी संभालते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ध्यान से सुनना, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी दैट इज चैरिटेबल कंपनी एलएलपी नहीं बन सकती। इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है, इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमारे इंटर लेवल पे आते हैं कि अगर सीजी को कभी भी लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए तो सीजी ऑर्डर पास करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना हो, क्लेम कोई भी रिलिंक्विश करना हो तो वो सीजी अपनी ऑर्डर पास करके कर सकता है। कन्वर्जन हमने पढ़ा सेकंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी हम डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी को फाइल करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे। फॉरेन एलएलपी क्या होता है, अगर कोई ऐसी एलएलपी है जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, वो बाहर हुई है बट उसका पीओ भी कहाँ पे, इंडिया में है, तो उसको बोलेंगे फॉरेन एलएलपी। अब उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, एलएलपी की एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला एग्रीमेंट के थ्रू बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं उसको, इजी टू फॉर्म, बनाने काफी आसान होती है, और हर एक पार्टनर लायबिलिटी लिमिटेड इंजॉय करता है, और फ्लेक्सिबल होता है, और इजी टू डिसॉल्व कराने भी आसान होती है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा एलएलपी का, सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा पर्सन नाम सब्सक्राइब करेंगे और आरओसी को फाइल कर देंगे। ओके। और आरओसी को एप्लीकेशन के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी जाएगा, दैट स्टेटमेंट भी जाएगी, जो कौन देगा, एडवोकेट या सीए जो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने में इंक्लूड है। और एक सब्सक्राइबर क्या देगा कि हमने सारी की सारी एलएलपी एक्ट 2008 की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट उसी फॉर्म में होना चाहिए जिसमें आरओसी ने बताया है, आरओएफ ने बताया है, आई एम सॉरी, और एलपी का नाम जाएगा, बिजनेस जाएगा, उसका एड्रेस जाएगा, हर एक पार्टनर का नाम एड्रेस जाएगा, डीपीस का नाम एड्रेस जाएगा, और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी जाएगी। और अगर किसी भी पर्सन, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे वो सब्सक्राइबर्स हो, गलत इंफॉर्मेशन दी और फॉल्स होगी वो और जानबूझ के दी है तो इम्प्रिजनमेंट कितनी, अप टू 2 इयर्स, और साथ में फाइन कितना, 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन। ओके। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, अब आरओएफ को अगर लग रहा है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी इस एक्ट की वो कंप्लाई हो रही है, तो 14 डेज के अंदर अंदर आरओसी उसको रजिस्टर्ड कर देगी और एक सर्टिफिकेट उसको इश्यू कर देगी, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा वो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। ओके। अब रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी ने चेंजेस, अब हर एक एलएलपी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। ओके। अब हम जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आरओसी सर्व करेगा एलएलपी पे, या तो वो एलएलपी पे सर्व कर सकता है, या पार्टनर पे सर्व कर सकता है, फिर डीपीस पे भी सर्व कर सकता है अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। मतलब उसके पास एक प्रूफ रहना चाहिए कि हमने इस तरह से इस एड्रेस पे इस पर्सन के ऊपर हमने पोस्ट करी है। और अगर कोई भी हमने रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज किया हो तो तुरंत हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं इन्फॉर्म किया तो पेनल्टी कितनी, 500 पर डे, और मैक्सिमम कितनी, 50,000। ओके। कवर करना है इस चीज को। अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के क्या इफेक्ट होंगे, सबसे पहला शूइंग एंड बीइंग शूट, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो शू भी कर सकती है, शू भी हो सकते हैं, शूइंग मतलब करना, शूट मतलब होना। दूसरा, अपने नाम पे किसी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, बेच सकती है, एक्वायर भी कर सकती है। हैविंग ए कॉमन सील, और अपनी कॉमन सील भी अपने नाम पे रख सकती है। और डूइंग सच अदर एक्ट एज अदर बॉडी कॉर्पोरेट में डू, और कोई भी एक्ट वो कर सकती है जो एक अदर बॉडी कॉर्पोरेट करना चाहती हो। उसके बाद नेम, देखो अब हर एक एलएलपी के आगे या तो एक्रोनियम ऐड होगा, एक्रोनियम क्या, एलएलपी दैट इज एब्रिविएशन। ओके। या फिर फुल फॉर्म ऐड होगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके। बट आरओसी ऐसे एलएलपी को रजिस्टर नहीं करेगा जिसका नाम अनडिजायरेबल है या किसी और से मिलता जुलता है।
अब जब पर्सन अपने नाम का अप्लाई करवाना चाह रहे थे, उससे पहले उसको रिजर्वेशन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन की एप्लीकेशन के लिए वो नाम बताएगा जो उसको नई एलएलपी का रखना है, और पुरानी एलएलपी का नाम चेंज करवाना चाह रहा है वो, तो भी उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और रिसीट के बाद जो आरओसी सेटिस्फाइड हो गया, तो 3 महीने के लिए उसके लिए वो नाम रिजर्व करके रख देगा, ताकि वो उस रिजर्वेशन की या फिर उस इनकॉर्पोरेशन की सारी प्रोसेस पूरी कर सके। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अब अगर उसको पता चला कि जो नाम है वो इन एडवर्टाइज मतलब फ्रॉडली तरीके से लिया गया है, या फिर किसी और से मिलता जुलता है, तो एप्लीकेशन पे एलएलपी को बोला जाएगा कि अब 3 महीने के अंदर अंदर उस नाम को चेंज कर। मैंने आपको क्या बताया कि एलएलपी का नाम ऐसा है जो अनडिजायरेबल है, और बाद में पता चला या फिर किसी और से मिलता जुलता है, तो उसको बोला जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा कि अब चेंज करो, 3 महीने के अंदर अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी। और हमारा क्या है, देखो एक चीज इसमें आई थी ट्रेडमार्क की। अगर मैं कोई ऐसा नाम यूज कर रहा हूं जो किसी और पर्सन ने एज एन टीएम यूज कर रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है उस पे, तो उस पर्सन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि 3 साल के अंदर अंदर, सुनो ध्यान से, जब एलएलपी इंकॉर्पोरेट हुई उसके 3 साल के अंदर अंदर उसको आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा कि उसका नाम रिमूव करवा दिया जाए। अगर टीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसे 3 साल के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया, तो 3 साल के बाद टीएम का प्रोप्राइटर के पास कोई भी राइट नहीं रहेगा फॉर द रिमूवल ऑफ नेम। और जब एलएलपी ने चेंज कर दिया, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो आरओसी को बताएगा, और आरओसी 30 दिन के अंदर अंदर एक सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगी। और अगर डिफॉल्ट कर दिया, बात सुनो क्या पढ़ा इसमें, अब अगर डिफॉल्ट कर दिया मतलब क्या था कि डायरेक्शन दी 3 महीने के अंदर अंदर चेंज करने की, और 3 महीने के अंदर अंदर चेंज नहीं किया, आखिर तो डिफॉल्ट कर दिया, तो 3 महीने के बाद एलएलपी खुद से ही एक नए नाम से उसको रजिस्टर्ड कर देगी और एक सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देगी। अब अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी क्या डिफरेंशिएशन है, पहले एलएलपी और फर्म के बीच में हम पढ़ते हैं। एलएलपी का कौन सा एक्ट है, 2008, और पार्टनरशिप का 1932। बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी तो है, हमने पढ़ा अभी, बट पार्टनरशिप नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज मेंबर आर सेपरेट फ्रॉम इट्स फर्म, इसमें होती है और इसमें नहीं होती है। क्रिएशन ये लीगल प्रोसेस से क्रिएट होती है, ये एग्रीमेंट से होती है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एलएलपी का, बट जैसा कि हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा, यूनिट नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप में, कि इसका क्या है, वॉलंटरी। परपेचुअल सक्सेशन, अब डेथ इंसैनिटी होने से एलएलपी की परपेचुअलनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट इट विल बी अफेक्ट ऑन पार्टनरशिप, की पार्टनर डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। अब नाम नाम क्या रहेंगे, एलएलपी लगाना जरूरी है, बट इसके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है। लायबिलिटी, हर पार्टनर की लायबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है एलएलपी के केस में, बट पार्टनरशिप में के केस में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड माननी, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, एलएलपी के केस में हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप के केस में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी में हमने पढ़ा नहीं होती है, ओके, बट अगर पार्टनर्स की होती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी होती है, और एलएलपी के केस म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। डीपीज, 2 डीपीज होने चाहिए एलएलपी में, बट उसके अंदर कोई डीपी के प्रोविजन नहीं है। कॉमन सील एलएलपी में हो भी सकती है, और पार्टनरशिप के ऐसा कुछ है ही नहीं। लीगल कंप्लायंस एलएलपी के केस में लीगल प्रोविजन फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डीपीज की आती है, बट पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। एनुअल फाइलिंग एलएलपी को करनी जरूरी है, बट इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप, अब बात सुनो मेरी, इसमें एलएलपी में कोई फॉरेन सिटीजन्स भी हमारे पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी के, ओके, बट पार्टनरशिप में कोई भी फॉरेन पार्टनर नहीं, फॉरेन नेशनल पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर एज ए पार्टनर एलएलपी में नहीं बन सकता, बट पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं बन सकता है। गॉट इट? आफ्टर दैट वी जंप टू डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड अ कंपनी। कंपनी और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, सुना ध्यान से। एलएलपी का एक्ट कौन सा है, 2008, और कंपनी का 2013। अब किसको क्या बोला जाता है, जो पर्सन होते हैं एलएलपी में उसको बोला जाता है पार्टनर्स, बट जो पर्सन होते हैं कंपनी में उसको बोला जाता है मेंबर्स। अब एलएलपी में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो किससे फ्रेम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से, और कंपनीज एक्ट में बाय स्टैट्यूट। नाम के आगे फिक्स लगाना जरूरी है, दैट इज एलएलपी या एक्रोनिम या फिर फुल फॉर्म, बट कंपनी के केस में एलएलपी नहीं यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बट यूज क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड। नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट कंपनी के केस में बड़े ध्यान से सुनना। पहले हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए, ओके। और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम
7 मेंबर्स होने चाहिए और मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, लायबिलिटी लिमिटेड लिमिटेड, बट कंपनी में लिमिटेड हो गया तो द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। ओके, ध्यान रखनी है चीज आपको। मैनेजमेंट पार्टनर्स करते हैं एलएलपी को, आई मीन डीपीज, और कंपनीज को कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने डीपी होने चाहिए, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? एलएलपी में 2 डीपीज, और कंपनी में जो मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कितने होने चाहिए मिनिमम? अब प्राइवेट कंपनी है तो 2 और पब्लिक कंपनी है तो 3। तो ये तो हमारा एल एल पी। ओके, जल्दी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। और अच्छे से कीजिए इसको, क्वेश्चन हम डिस्कस करने ही वाले हैं अगले लेक्चर्स में। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।